नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी सुकर्मा शर्मा मैम, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं। मैम ने 1988 में एज एएसआई दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और 36 साल से ज़्यादा के वंडरफुल करियर के बाद मैम आज दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियों से मुक्त होने जा रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, इतनी लंबे कार्यकाल के बाद आज आप रिटायर होने जा रहे हैं। आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके मन में गुजर रही हैं? इतने लंबे टेन्योर के बाद फीलिंग्स तो मिक्स्ड ही हैं। जैसे इस चीज़ का खुशी भी है, जिस टाइम ज्वाइन किया था मैंने तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारी फैमिली में कहीं से भी मेल फीमेल कोई भी पुलिस में नहीं था। तो पुलिस ज्वाइन करने के बाद और 36 साल ये मैंने कंप्लीट किए, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे रहे। और इस चीज़ का दुख भी है कि इतने लंबे पीरियड के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं अब अलग हो रही हूँ, तो इस चीज़ का दुख है। तो मिक्स्ड फीलिंग बता सकते हैं इस चीज़ की। मैम, आप बताएं कि दिल्ली पुलिस के लिए किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? वैसे तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में एमए किया, बीएड किया, तो उस टाइम पे तो कुछ इतना मेरा नहीं था कि मैं दिल्ली पुलिस में आऊँगी। पर जिस टाइम पे फॉर्म निकले, फॉर्म भरे और एकदम से पेरेंट्स का जो है उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि ये नौकरी बेल्ट की नौकरी है, और मुझे भी लगा, क्योंकि हम सिस्टर थे, कि कोई जो है बेल्ट की नौकरी करेगा तो अच्छा लगेगा। तो घर परिवार से भी मुझे पूरा प्रोत्साहन मिला और फिर मैंने पुलिस की नौकरी जो है ज्वाइन कर। आपके इतने लंबे शानदार कैरियर को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो आप किस प्रकार करेंगे? हाँ, इतने लंबे करियर को एक सेंटेंस में या वाक्य में समराइज़ करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही एडवेंचरस रहा पीरियड ये पूरा मेरे लिए, और इसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत स्किल मेरे अंदर इसके अंदर आए, और मैं दिल्ली पुलिस की बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इसने मुझे इस हालात तक पहुँचाया। मैम, आप 1988 में दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बने, तो आप बताएं ज्वाइन करने से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं? इतने लंबे पीरियड में मैंने बहुत बदलाव देखे, और मैं इस चीज़ के लिए मुझे खुशी है कि उस पूरे बदलाव में मैं एक पार्ट रही। सबसे पहला तो यही है कि वुमेन पुलिस, जिस टाइम पे मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था, तो 5 या 4 थानों में 1 या 2 वुमेन पुलिस होती थी। पर आज हम देखें तो पुलिस स्टेशंस में दिल्ली वुमेन पुलिस की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और ये वुमेन पुलिस सारे काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी ऑफिसर ही बैठ रही हैं। वो संतरी से लेके आपका परेड में, हर चीज़ में, इन्वेस्टिगेशन में, एसएचओज में, हर चीज़ में वुमेन पुलिस पूरा बराबर का साथ दे रही हैं। तो एक तो यही है कि वुमेन पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आई और बहुत अच्छा कर रही है। दूसरा चेंजेस जो मैंने देखा वो है हमारा टेक्नोलॉजी का चेंजेस। जिस टाइम मैं दिल्ली पुलिस में आई थी तो थानों में कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं था। टेक्नोलॉजी के बेस पे सारा काम मैनुअली होता था, चाहे वो रिकॉर्ड का है, चाहे वो माल खाने का है, चाहे ऐसा टोटल सारा काम जो है आपका मैनुअल काम होता था। और 2005 में जब सीपा प्रोजेक्ट आया एमएचए की तरफ से, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि एग्जीक्यूटिव स्टाफ को हम कैसे ट्रेंड करके एफआईआर हम कंप्यूटराइज निकालें, सारा का सारा डाटा कंप्यूटराइज करें। तो उस टाइम पे फर्स्ट एफआईआर 2005 में कनॉट प्लेस थाने से निकली थी, और उसके बाद 2007 में कंपलसरी हो गया था कि एफआईआर कंप्यूटराइज। और अब हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस का हर काम जो है हमारा कंप्यूटराइज हो रहा है। सीपा प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद फिर 2014 में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट आया, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो जैसे आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि क्राइम और क्रिमिनल को ट्रैक करने के साथ साथ नेटवर्क। तो इसमें क्योंकि ये एप्लीकेशन सीपा जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं थी, सीसीटीएनएस हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी, और इसलिए इसके लिए कनेक्टिविटी जो है बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो एप्लीकेशन का जो है सक्सेसफुल रेट नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे पास जो कनेक्टिविटी थी, तीनों तरह की हमने कनेक्टिविटी करके और इसको एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से चलाया, और इसीलिए इस एप्लीकेशन में अब सारा काम जो है हमारा सीसीटीएनएस के थ्रू ही होता है। अगर हम देखें तो इसीलिए 2020 में 21 में दिल्ली पुलिस को एनसीआरबी की तरफ से फर्स्ट पोजीशन मिली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीटीएनएस के लिए। 2022 और 23 में भी हमें जो है वो आईसीजेएस में जो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके लिए हमारा पास जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी पिलर्स हैं उन सब से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, और आज हमारे आईयूज़ को इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो हैं वो जेल से, एफएसएल से और आपका कोर्ट से, सभी जगहों से हम जो भी इसके क्रिमिनल जस्टिस के पिलर हैं इनसे हम जुड़े हुए हैं। मैम, आपके इतने लंबे टेन्योर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा आपके लिए? रिसेंटली दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो राइट्स हुए, फिर ये किसानों के जो प्रोटेस्ट थे, 26 जनवरी की ड्यूटीज़, मतलब ये सारे के सारे ही चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस टाइम हम ड्यूटीज़ पे जाते थे तो मालूम नहीं होता था कहाँ से पत्थर आ जाएगा, और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी काफ़ी इंजर्ड भी हुए इसमें।
तो बाखूबी फिर भी दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से इस ड्यूटी को निभाया। तो इतने लंबे कार्यकाल में आप पब्लिक और पुलिस रिलेशन के जो समीकरण है इसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? इनमें बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, एक बार मेरा किसी ने बैग से छोटा पर्स निकाल लिया जिसके अंदर लाइब्रेरी कार्ड्स, आई कार्ड वगैरह सारा कुछ था। तब ये कंपलसरी होता था कि आप पहले वो पुलिस की रिपोर्ट चाहिए है, थाने से जाके रिपोर्ट निकलवाइए, फिर उसके बाद ये एनसीआर जिसे कहते हैं, तभी उसके बाद जो है आपका दोबारा से आई कार्ड वगैरह बनेंगे। तो उस टाइम मेरा जब ये चोरी हुआ तो पुलिस स्टेशन पास में था, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस स्टेशन में जाती। तो मैं घर आई, घर आके मैंने अपने कज़न को बोला कि ऐसे से है, तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर होके गए जैसे पता नहीं कि हमने चुराया हो। तो इस टाइप से तो अब हम देखते हैं कि अब पुलिस के अंदर अब जो है पब्लिक जो है अब इतना उनके अंदर डर नहीं होता है। उन्हें बड़े है फ्रीली हम ऑनलाइन सारी चीज़ें दे रहे हैं। किसी का कुछ गुम हो गया है तो ई थेफ्ट है आपका, तो इस टाइप से सारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हो गई हैं। पहले पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में कोई अपनी रिपोर्ट लिखाने जाने के लिए भी बड़ा हेजिटेट करता था, बड़ा डरता था कि क्या हो जाएगा, पर अब बड़े आराम से, और हमारी भी पुलिस बड़े आराम से उनसे पूछती है, सारा कंप्लेंट उनकी दर्ज करती है। मैम, इतने लंबे कार्यकाल में आप अपनी पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन के बीच किस तरह से बैलेंस बना पाए? ये तो बिल्कुल सही बात है कि बैलेंस बना पाना पुलिस की नौकरी में इतना आसान नहीं है, पर मैं बोलूँगी कि इसके लिए शादी से पहले मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स ने बहुत इसमें कोऑपरेट किया मेरे साथ, और शादी के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रेलवे में थे तो उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, इन लॉज ने काफ़ी कोऑपरेट किया, बच्चे भी पूरा कोऑपरेट करते हैं, तभी ये हो पाता है। अदरवाइज़ आप यहाँ की क्योंकि कोई टाइमिंग्स नहीं मालूम है कितने टाइमिंग्स है, तो इसलिए घर का जो कोऑपरेशन मुझे मिला तो उसके कारण मैं इसको कर पाई। मैम, आज आप रिटायर हो रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लानिंग की हुई है आपने? अभी तो कोई खास मैंने प्लान बनाया नहीं है रिटायरमेंट के, पर मैं ये चाहूँगी कि दोबारा से मैं समाज के साथ जुड़ूँ, कोई ना किसी सोशल वर्क में मैं अपने आप को जोड़ने की कोशिश करूँ। मैम, लास्ट में जो हमारे यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने वाले हैं, जो उनके लिए मैम आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही मेरा संदेश है कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करो, और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर अपने आप को अपडेट रखो। जैसे न्यू लॉज आ रहे हैं, आपका नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ अपडेट रख के पूरी मेहनत के साथ और निष्ठा के साथ काम करेंगे तो वो भी पूरी तरह से सफल होंगे और हमारी दिल्ली पुलिस भी ऊंचाइयों पे जाएगी। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। मैम, आज आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समस्त पीआरओ टीम की तरफ से आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।